फसल बीज लगाने का काम किया है। तो इस कारण क्यों? मेरे पिताजी नहीं थे। तो मेरे पिताजी क्यों नहीं थे? आंदोलन के कारण। तो मेरा भी लगता है, क्योंकि मेरी दादी भी बताती है, जब आंदोलन का समय था, झारखंड मूवमेंट, मेरे पिताजी 10 बजे 11 बजे रात को आते थे, घर परिवार को समय नहीं दे पाते थे। जबकि ध्यान रखेंगे मेरे पिताजी एक प्रखंड स्तरीय आंदोलनकारी थे। आज हम राज्य को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, राज्य के जगह जगह पर जा रहे हैं। अब तो बृहद झारखंड में हमारी मांग हो रही है, उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में हमारा डिमांड है। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है हम परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। और एक स्त्री आपके भरोसे आपके घर आती है, आपकी आरती उतारने के लिए नहीं आएगी, वो अर्धांगिनी कहलाती है, कम से कम आधा समय उसको चाहिए। तो मुझे लगता है, मेरा मन कहता है कि फिलहाल मेरे लिए एक स्त्री को समय दे पाना संभव नहीं है। अतः हम क्यों चाहेंगे एक स्त्री को अपने साथ कनेक्ट कर लें और फाइनली हमारे जीवन में शांति ना होकर अशांति हो। इसीलिए हम चाहेंगे अगर अशांति हो तो उस स्त्री के जीवन में क्यों हो, राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स और कोयला माफिया के जीवन में अशांति हो मेरे कारण, एक स्त्री के जीवन में मेरे कारण अशांति ना हो, हम यह नहीं चाहेंगे। इसीलिए फिलहाल एक स्त्री से हम दूर हैं। ओके, आपके बातों से काफी झलकता है, आपने बहुत बार ये कहा भी है, आप अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि स्त्रियों के प्रति जो आपका सम्मान है वो शायद इसी कारण है। बिल्कुल, अगर मेरे स्थान पे दूसरा लड़का होता तो शायद इस तरह नहीं सोच पाता, क्योंकि मैंने जन्म से ही अपनी माँ को बहुत संघर्ष करते देखा है। यानी कि स्त्री को जो काम नहीं करना चाहिए, अगर हमारे समाज में मान्यता है कि एक स्त्री हल नहीं चला सकती है, अगर ये मान्यता, ये बंधन नहीं होता, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ मेरी माँ हल भी चला लेती। तो उस कंडीशन मैंने देखा है, स्त्री ने मेरा परवरिश किया है, इसीलिए स्त्री को लेकर मेरा शुरुआत से ही पॉजिटिव व्यू रहा है। उसके बाद हम अम्बेडकर को बहुत फॉलो किए हैं, बुद्ध को फॉलो किए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी स्त्री को उत्थान को लेकर अब बहुत समर्थक रहे हैं। तो इसीलिए मेरा भी मानना है, हम हमेशा नारी, पुरुष होकर भी नारीवादी रहे हैं। और हम तो सवाल भी करते हैं कि एक बेचारी स्त्री जब कुंवारी हो तो अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए 10 दिन 8 दिन का व्रत रखती है, भूखे प्यासे रहती है। जब विवाह हो जाए तो पति लंबा बचेगा, लंबा आयु, इसके लिए भूखे प्यासे व्रत करती है। बच्चा हो जाए तो बेटा के लिए माँ के रूप में व्रत करती है, लेकिन उसके लिए कोई व्रत नहीं है, कोई नेग नहीं है, कोई नियम नहीं है। हम तो यहाँ तक कहते हैं, एक पुरुष के चेहरे से पता चलता है कि वो विवाहित है, लेकिन बेचारी स्त्री सिंदूर कंगन से पता कह देती है कि हम किसी पुरुष की हो चुके हैं। तो जो भी बंधने हैं, अगर बंधन सांस्कृतिक है, उसकी परंपरा है, तो हम नहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्त्रियों के प्रति क्यों? मेरा मानना है पुरुष को भी, विवाहित पुरुष को एक टीका लेकर चलना चाहिए जो बताए वो किस स्त्री का है। तो हम नारीवादी सोच के हैं। ओके, ठीक है। मुझे लगता है कि आज की इस एपिसोड में काफी कमेंट्स आने वाले जो लड़कियों की तरफ से होंगे, क्योंकि आप यूथ आइकॉन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस उम्र में पर्टिकुलरली और किसी लड़के के मुंह से ये सुनना, क्योंकि कोई ऐसा सिंबल बनना चाहिए जिससे पता चले कि वो मैरिड है। बहुत सी लड़कियां इसकी एडवोकेसी करती हैं, आज पहली बार सुना। चलिए फिर से थोड़ा सा राजनीति की तरफ लौटूंगी। 1932 का खतियान, अभी विधेयक भी यहाँ पारित हो गया, क्या लगता है कि ये सारी समस्याओं को हल कर देगा? नहीं, 1932 का खतियान सारी समस्याओं को हल नहीं कर पाएगा। ओके। 1932 का खतियान एक स्थानीयता का आधार मांग रहा था झारखंड की, आप स्थानीयता को तय करें। ठीक है। पहला बात, आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, हमारी लड़ाई किसी भाषा भाषी से नहीं है, न किसी अन्य राज्य से है। हम भारत के हैं, हम भारत के नागरिक हैं, सभी भाई भाई हैं। लेकिन मेरा कहना है, जब भाई भाई में बंटवारा होता है तो सबका अपना अपना सीमा हो जाता है। बड़ा भाई का सीमा होता है, छोटा भाई का सीमा होता है। ठीक उसी क्रम में अगर हम लोग मान लें तो बिहार हमारा बड़ा भाई, हम स्वीकार करते हैं। बिहार के पास 54% का जमीन भूभाग रहा, हमारे पास 46% आता है। तो जब बिहार के जो 54% है वहाँ हम हल लेकर नहीं गए हैं, तो वे लोग हमारी जमीनों पर हल लेकर क्यों आ जाए? मेरे कहने का मतलब है, जब हमें राज्य मिला है तो हमें वो आगे आने का अवसर दीजिए। टीचर आप आके बन रहे हैं, दरोगा आप आके बन रहे हैं, सहायक अभियंता आप आके बन रहे हैं, इंजीनियर यहाँ आप आके बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आप संभाल रहे हैं। तो झारखंड के हम नक्शे में लिए हैं। तो इसलिए जो लोग मानवता की बात करते हैं, जो लोग अपने अपने हिस्से में खाने पर विश्वास करते हैं, इस लड़ाई में हमारा उनका समर्थन है, वे हमारे साथ खड़े हैं, चाहे किसी राज्य के हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि इनको मैंने बेवकूफ़ बना के रखें, इनका शोषण करें, इनका दोहन करें और इनको डोमिनेट करें, तो वो जाहिर सी बात है उनको खिलाफ तो लगेगा ही। तो इसलिए हम स्पष्ट करना चाहेंगे, हमारी मांग टू दी पॉइंट है। और ये हम नहीं, भारत का संविधान कहता है। आपका आंध्र प्रदेश को 371D के तहत, वहाँ के जो, हम तो 3rd और 4th ग्रेड की बात करते हैं, वहाँ तो संपूर्ण राज्य की वैकेंसियों में स्थानीय लोगों का अधिकार है 371D के अनुसार। आप तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ भी 1993 में एक संशोधन होता है और फाइनली वहाँ के लोगों को 69% रिजर्वेशन का प्रावधान दिया जाता है। तो इस तरह, और ये कहाँ
संविधान संसद का हवाला देती है 16(4), 309 विधानसभा, राज्य की जो अनुसूची 7 है 7, उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, संघ केंद्र एक ही होता है। तो राज्य सूची में जो 41 है वहां भी इस बात का समर्थन है कि राज्य अगर चाहे तो अपने राज्य के लोगों के लिए नियोजन में बाहरी राज्य के जो विकसित राज्य हैं, जो अन्य राज्य हैं, उनके अतिक्रमण को यानी उनके आक्रमण को रोके नौकरियों में। ये तो प्रावधान है। और देखिए, गुजरात गुजराती भाषा लगा के बैरियर लगा के बैठा है, उड़ीसा उड़िया भाषा लगा के बैरियर लगा के बैठा है कि आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, बंगाल में बांग्ला भाषा का बैरियर है कि आप हमारे यहाँ नहीं एंट्री कर सकते हैं। तो हम भी चाहते हैं झारखंड में कोई बैरियर हो जिससे कि अन्य राज्य के जो लोग हैं उनको एक माने बैरियर लग जाए कि भाई आप झारखंड में यूं मनमानी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमने कभी कहा है कि डीसी साहब गो बैक? कभी नहीं कहा है। हमने कभी किसी प्रोफेसर को कहा है, किसी डीन को कहा है कि आप गो बैक? नहीं। हम तो 3rd और 4th की बात कर रहे हैं। अब अगर हम 3rd और 4th चपरासी, हवलदार, दरोगा की भी बात ना करें, और टीचर और माने कुछ अभियंताओं की भी बात ना करें, पियोन चपरासी की भी बात ना करें, तो मैडम क्यों राज्य लिए हैं? इसलिए 1932 का खतियान उसके आधार पर स्थानीय नीति बने और 1932 को केंद्र माना जाए। बाकी अन्य जिलों में कभी कभी अलग सेटलमेंट हुआ है, उसको आधार लें, उसे केंद्र माना जाए, उसके आधार पर स्थानीय नीति बने और उस स्थानीय नीति को नियोजन नीति में प्रभावी माना जाए। बस बात क्लियर है, यही हमारी लड़ाई है। हाँ, उसके बाद बहुत सारी नीतियां हैं। हम तो चाहेंगे वास्तव में अगर आप चाहते हैं मनुष्य का उत्थान हो, लोगों का जीवन खुशहाल और भारत अगर विश्व गुरु सच्चे अर्थों में बने, तो उसके लिए आपको उद्योग नीति बनानी होगी, खनन नीति बनानी होगी। हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जो 32 के बाद बहुत प्रभावी हैं। आज कोलियरी क्षेत्र में आप चले जाइए, जो औद्योगिक क्षेत्र में आप जहाँ रहते हैं लोग, जब उनके घर शाम होती है, जब वो सोते हैं ना, तो उन्हें इस डर की चिंता होती है कि कौन सी सुबह हमारी नींद खुलेगी और हमारे हाथ में एक सरकार का लेटर होगा जिसमें लिखा होगा आपके गांव को खाली करने का आदेश दिया जाता है। क्यों? गांव हमने बसाया है, सरकार का गांव नहीं है। सरकार 70 साल से है, हम 7000 सालों से हैं, कोई 3000 सालों से यहाँ बस बसाव कर रहा है। हम आपके कहने पर अपने गांव उजाड़ देंगे? और उजाड़ा है। चांडिल डैम, तेनूघाट डैम, कोणार्क डैम, मैथन डैम, पंचेत डैम, कहाँ कहाँ भागेंगे हम? कहाँ जाएंगे हम? और क्यों जाएंगे? अपनी जमीनों को छोड़कर हम क्यों जाएंगे? हमारा कहीं कुछ नहीं है, जो है यही है, यही मरेंगे, यही खटेंगे, यही दफन हो जाएंगे। इसलिए 32 के बाद भी लड़ाई है, विस्थापन नीति है, पुनर्वास नीति है, उद्योग नीति है, खनन नीति है। यही मिजोरम, मणिपुर में कोयला का खनन होता है, लेकिन वहाँ क्या कंडीशन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लोग कोयले का खनन करते हैं और गवर्नमेंट को रॉयल्टी देते हैं। तो वास्तव में अगर सच्चे अर्थ में चाहते हैं देश की उन्नति हो और वास्तव में आप चाहते हैं भगत सिंह के सपनों का भारत हो, तो आपको एक ऐसी नीति बनानी होगी जिसमें एक व्यक्ति अरबपति ना बने, बल्कि एक टाइम में 100 आदमी लाखपति बनकर सामने आना है। यह एक शैक्षणिक क्रांति है, यह एक वैचारिक क्रांति है, यह उद्धारिक क्रांति है। हम लोग हिंसा पर विश्वास नहीं करते। हमारा इतिहास देखिए झारखंड का, हम लोग बहुत सरल लोग हैं। आज भी एक पक्षी को भी हमसे चोट लगता है तो हम लोग दर्द होने का आभास करते हैं। यहाँ हमने तभी क्रांति की है जब हम लोगों ने हमारी माँ समान माटी को छीनने का प्रयास किया है। बाकी आप देखिए, लोगों को हमने शरण दिया है, हमने आश्रय दिया है, और झारखंड का ही वातावरण एक ऐसा है जहाँ सभी लोग शांति से जीवन यापन कर सकते हैं। एक जल, जमीन, जंगल, एक प्रकृति का सुंदर आवरण है हमारा। तो हम लोग कभी हिंसा की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर विकट परिस्थिति आ जाए, विकराल परिस्थिति हमारे सामने बन के खड़ी हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। हम तो मरे ही जा रहे हैं, हम तो मारे जा रहे हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ प्रोटेक्ट, सेल्फ डिफेंस एक उलगुलान लेकर आता है। आप हमारे अधिकार को दे दीजिए, आप हमारे जंगल जमीन से चले जाइए, आप हमारे जो उद्योग के नाम पर हमारी जमीनों का अधिग्रहण किया है, खदानों के नाम पर हमारी जमीनों का अधिग्रहण किया है, लगातार किया है, वो तो अलग बात है। कई जमीनें हमारी आने वाले दिन और जाएंगी। तो आप इनमें अगर गिर दृष्टि नहीं रखेंगे तो हम लोग किसी भी क्रांति की बात नहीं करेंगे। आप हमने हमारे हक अधिकार को छोड़ दीजिए। अब देखिए, आपको मैंने सोचकर दुख भी लगेगा, गुस्सा भी आएगा, हंसी भी आएगा कि पंचेत डैम का पानी बीएसएल कहता है मेरा है, स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा कहती है मेरा है। अरे भाई, ये मजाक चल रहा है क्या? तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे जल, जमीन, जंगलों को सुरक्षित रहने दीजिए। हम लोग शांतिपूर्वक जीने वाले लोग हैं, लेकिन अगर कोई हमें हमारे घर में बेदखल करेगा तो निश्चय एक उलगुलान आएगा, और जैसा उलगुलान सदियों से होता आया। 1932 अगर लागू हुआ, पारित तो हो गया है, लागू हुआ, उसमें 1933 वाले भी जो है वो बाहरी हो जाएंगे। तो क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत कोशिश हुई, 2002 में भी एक कोशिश हुई थी, और काफ़ी जो कह सकते हैं आपकी खूनी वातावरण हो गया था।
इस बार अगर वैसा होता है तो फिर चांसेस है कि उस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी, कैसे निपटा जाएगा इससे? देखिए, इस बार ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी, क्योंकि इस बार जो अन्य राज्यों के लोग भी हैं वो स्वीकारते हैं, वो खुद कहते हैं कि सही बात है। हम लोग निरसा का एक दिन हम कॉलेज से आए, वहाँ एक बिहारी बंधु मिले, एक बंगाली बंधु मिले। बोला अरे आप जरा मत तो हैं, आपको वीडियो में देखते हैं। बोला बिल्कुल सही है, इसीलिए झारखंड अलग लिया है ना, कि यहाँ के लोगों का विकास हो। अगर हमारे ही लोग आके यहाँ वीडियो सीओ बनेंगे, मास्टर बनेंगे, झारखंड क्यों बना है? तो जो लोग अब समझने लगे हैं वे भी जान रहे हैं कि हमारी दो आइडेंटिटी है, यहाँ के बाद भी हमारा घर है। अगर यहाँ कुछ ऐसी आपदा विपदा आती है तो हम अपने घरों में जाके रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन जिनका झारखंड है वे कहाँ जाएंगे? तो इन चीज़ों को अब लोग समझ रहे हैं, झारखंडी लोग भी समझ रहे हैं, और जो गैर झारखंडी यहाँ प्रवास करते हैं वे लोग भी समझ रहे हैं। इसलिए उस तरह का विवाद और ऐसा कोई चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जिसका डर हो। ठीक है, अगर आप आंदोलन करके फिर छोड़ देते हैं, फिर राज्य की बागडोर फिर उन्हीं अंगूठा छाप लोगों के हाथ में थमा देते हैं, जो अपने परिवारवाद से ग्रस्त हैं, जो अपने भाई भतीजावाद से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, जो अपनी भोग विलासिता के जीवन से उठ नहीं पाए हैं, उनके हाथों में आंदोलन करके थमा देते हैं, तो उस आंदोलन क्या मतलब होगा? उस क्रांति का क्या मतलब है? तो इसलिए राज्य को भी और देश को भी इस स्टैंड को अपना बदलना होगा कि क्रांतिकारी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, काश आज भगत सिंह जिंदा होते हैं और भारत की कैबिनेट को संभालते हैं तो शायद आज 70 सालों में देश की व्यवस्था कुछ सुधार होता। काश नेताजी बोस होते। तो इसलिए मेरा मानना है इस आंदोलनकारियों को राजनीति में अवसर लेना होगा, क्योंकि आज जो परिवेश बना है मैडम, आज के डेट में कोई ऐसा बेटा नहीं है जो विधायक सांसद बनने का ख्वाब देख सकता है, क्योंकि विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा। और फाइनली अगर आपको टिकट मिलेगा तो किसी आप कॉर्पोरेट्स के होंगे। उदाहरण देखिए, रांची से संजय सेठ कोई नहीं जानता था, लेकिन एक अरबपति थे, उठा के टिकट थमा दिया। यहाँ देखिए रविंद्र पांडे के बेटा विक्रम पांडे, कोई नहीं जानता था कि राजनीति करेगा कि नहीं, लेकिन पूर्व सांसद का बेटा है, अरबपति, उठा के टिकट थमा दिया। तो राजनीति का मतलब है अमीर केवल और केवल अमीर। तो इसलिए गरीब का बेटा लोग आंदोलन से ही आ सकता है राजनीति में। तो इसलिए राज्यवासियों को आंदोलन का आप नहीं नकार सकते हैं, आंदोलन करने वालों को राजनीति में अवसर आपको देना होगा। चलिए ठीक है, आपने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अगर राजनीति में आते हैं तो किसका दामन आप थामेंगे? भाजपा का, कांग्रेस का, झामुमो का, या अपनी एक अलग पार्टी? देखिए, अभी तक इस पर सोच नहीं पाए, लेकिन इतना तो स्पष्ट कहना चाहेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो झारखंड में रूल कर चुकी हैं, जिन्होंने झारखंड को बारी बारी से लूटा है, इनका तो ना समर्थन रहेगा ना इनका साथ जाने का अवसर रहेगा।